नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी सीरीज हिंदी कहानी भाग 2 का पूर्ण व्याख्यात्मक बिंदुओं को कवर करेंगे हम लोग, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व युग एवं प्रेमचंद युग का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले वीडियो भाग 1 हिंदी कहानी उद्भव एवं विकास तथा उसकी भूमिका हम पहला वीडियो डाल चुके हैं, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग, जिसका समय है 1915। यहाँ से शुरुआत करते हैं हिंदी कहानी की। देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग, जिसका समय है 1900 से 1915। इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी। इसकी भूमिका बता रहे हैं, शुरू कर रहे हैं भूमिका को प्रेमचंद पूर्व युग का, कि इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिक आदर्शवाद की साफ झलक दिखती है। चूँकि इस समय देश नवजागरण दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। आगे देखते हैं कि इस काल की कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में थी, अर्थात वह शैशव काल में थी, तब जन्म ले रही थी। उसमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब आते हैं हम लोग बंग महिला के मुख्य बिंदुओं पर। बंग महिला के बारे में जानते हैं। इसमें बंग महिला की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसको भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। इसमें एक ओर देश के बदहाल आर्थिक हालातों जैसे गरीबी, भूखमरी तथा बेरोजगारी का चित्रण है, तो दूसरी ओर सामाजिक चिंताओं, बुराइयों जैसे पुरुषवाद, अतिवाद तथा हर क्षेत्र के बुजुर्गों की निरंकुशता पर सवाल उठाए गए हैं। गोपाल राय लिखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें के बारे में, कहते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय करजन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। और अगली कहानी है इनकी बंग महिला की, जिनका पूर्ण नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनकी दूसरी कहानी है कुंभ में छोटी बहू। इस कहानी में पहली बार भोजपुरी में अशिक्षित औरतों की बातचीत का चित्रण हुआ है। दुलाई वाली में बंग विभाजन का इनकी जो तीसरी कहानी है, अगली कहानी दुलाई वाली, इसमें बंग विभाजन का परिवेश लिया गया है। यह एक हास्यरस प्रधान कहानी है। इसका कथानक वंशीधर और नवल किशोर नामक 2 दोस्तों ने रेल यात्रा के दौरान हंसी मजाक पर आधारित ये कहानी है। इसमें भी ग्रामीण अनपढ़ स्त्रियों की अवधि मिश्रित भोजपुरी में बातचीत को दर्शाया गया है। अगले कहानीकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, जो प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं। इनकी कहानी है उसने कहा था, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी काल की उपलब्धि है कि इसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है तथा इस कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका कथानक और हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक, जिसको जो है हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। किसमें? उसने कहा था कहानी में, जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। आगे आते हैं इस कहानी पर, इसके बिंदुओं को देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा थी कहानी पर। इस कहानी पर 1960 ईस्वी में उसने कहा था एक फिल्म भी बनी थी, उसी के नाम से बनी थी फिल्म उसने कहा था। कहानी की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र लिखते हैं, इनकी प्रशंसा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं आइए देखते हैं, कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेद की विभत्स विवृति नहीं हुई है, वेदना की।
सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। सुखमय जीवन एक मासूम और सात्विक प्रेम कथा पर आधारित है। सुखमय जीवन इनकी कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की, जो कि इसका विषय वस्तु है मासूम और सात्विक प्रेम कथा पर यह कहानी आधारित है। यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी है विशंभरनाथ, कहानीकार हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई है, जो शरतचंद्र की बंगला कहानी बिंदूर छेले का प्रभाव इस पर मिलता है, जिस पर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई पर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का इसमें अंकन किया है। किसमें किया है? ताई कहानी। ये अपनी कहानियों में, ताई कहानी तो अलग है, लेकिन जो अन्य कहानियाँ लिखे हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, उन कहानियों में इनकी विषय वस्तु है जैसे प्रेमचंद की अनुकरण पर ही इन्होंने लिखा है, ऐसा रामचंद्र तिवारी कहते हैं। रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। अगले कहानीकार हैं राधिका प्रसाद रमण सिंह। इनकी कहानी है कानों में कंगना। इनकी प्रथम कहानी तथा सर्वाधिक चर्चित कहानी है ये कानों में कंगना। यह इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने के बाद में पश्चाताप की कथा वर्णित है। अगले कहानी का अब आते हैं प्रेमचंद युग। देखते हैं इसमें कौन कौन से कहानीकार हैं। पहले तो प्रेमचंद के ही बारे में कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम लोग। मोटे तौर पर इसमें कहा गया है कि मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में इसी समय गांधीवाद का उत्कर्ष भी शुरू हुआ था प्रेमचंद युग में। तो उत्कर्ष काल का हिंदी कहानी के विकास यात्रा में प्रेमचंद और प्रसाद युग के नाम से इसे जाना भी जाता है। अगला पॉइंट है इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 के ईस्वी के आसपास ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्तित्व की अनुभूतियों और उनके मनोवैज्ञानिक सत्यों की कहानियों का विषय बनाया। देखिए इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया और जयशंकर प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों को और उनके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। यह युग स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। अगले बिंदु पर देखते हैं क्या है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात बना हुआ है। अब आते हैं प्रेमचंद के लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। उनके जीवन के बारे में देखते हैं और उन लेखन कार्य से क्या क्या हिंदी साहित्य को दिया, थोड़ा बहुत इसका अध्ययन करते हैं। इनके जीवन के बारे में अध्ययन किए हैं और इनके लेखन के बारे में कमल किशोर गोयनका उन्होंने लिखा है, कमल किशोर गोयनका ने, कि प्रेमचंद का जन्म उनके अनुसार है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम रखा था धनपत राय
तो इनके ताऊ ने बहुत प्रेम से इनका नाम नवाब राय बताया। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल, जो उर्दू साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है आवाज़े खल्क, जो कि धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। बल्कि आप लोग अपना जो है वो रखिए साथ में, एक पेन और नोट्स रखिए जिस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते चलिए, जिससे कि परीक्षा समय में केवल एक बार देखना पड़े और ये हमारे ध्यान में बना रहे। मार्च, अब आगे आते हैं अगले बिंदु पर कि मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। इनका प्रथम उर्दू कहानी है संग्रह, प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ था, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी, जिसको वर्तमान उस समय के कलेक्टर ने सेडिशन अर्थात राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया तथा इसे जब्त कर लिया। इनकी सोजे वतन ही रचना है जिसे राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। और एक और रचना है उनकी है उग्र की, कौन सी रचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसे जब्त किया गया। और एक रचना मुक्तिबोध की भी जब्त की गई थी, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा, क्योंकि उस समय इनको अंग्रेज इनको गिरफ्तार करने के उसमें पड़ गए थे, तो इनकी सारी वो बंद कर दी गई थी अथॉरिटी सब लिखने की, कि आप लिख नहीं सकते, साहित्य राजद्रोह पर लिख रहे थे। तो प्रेमचंद बहुत दिन छुपे रहे। उसके बाद जो है इनको लिखने के लिए इनके एक दोस्त थे, मित्र थे, मुंशी दया नारायण निगम ने उनको सुझाव दिया कि अपना छद्म नाम प्रेमचंद से ही आप लिखिए। आगे आते हैं प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, कि बड़े घर की बेटी, जो उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। जब इनको प्रेमचंद नाम मिला था उसके बाद इन्होंने पहली रचना की बड़े घर की बेटी नामक कहानी, जो कि जमाना पत्रिका जो कानपुर से पत्रिका निकलती थी उसी में दिसंबर 1910 के अंक में इनकी पहली बार बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं और इनके बारे में जानकारी देखते हैं क्या क्या है। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत, हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के, अब ये सरस्वती पत्रिका जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय संपादित कर रहे थे, उस पत्रिका में दिसंबर 1915 के अंक में, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। इसी दोनों कहानियाँ उसी में प्रकाशित हुई सरस्वती में, जो कि पहली कहानी इनकी सौत नाम से जानी जाती है, 1915 में सरस्वती के अंक में प्रकाशित हुई, और जो कि प्रथम कहानी संग्रह इसी के साथ सप्त सरोज नामक, जिसमें 7 कहानियों का संग्रह है, ये भी प्रकाशित हुई थी 1917 में। 15 में सौत कहानी और 1917 में सप्त सरोज कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी प्रथम कहानी या हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। उन्होंने कुल 15 उपन्यास और 300 से कुछ अधिक कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इसमें से 3 नाटक हैं, 10 अनुवाद भी हैं, इसमें 7 बाल पुस्तकें हैं तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की है। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्होंने उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई है, उन्हें प्रेमचंद जी को वह अन्य विधाओं से प्राप्त नहीं हो सकी।
यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। ये इनकी एक रचना है कमल किशोर गोयनका में, जिन्होंने निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका ने के द्वारा ये संपादित हुई थी। प्रेमचंद रचना संचयन, जिसकी इनकी पुस्तक का नाम है प्रेमचंद रचना संचयन, और ये साहित्य अकादमी के साभार से उद्धृत था, वहीं से ये लिया गया है। सामान्यतः अगले पॉइंट पर आते हैं। सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो जब्त हुई थी, अंग्रेजों ने जब्त किया था, उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग जानते हैं, समझते हैं उसके बारे में, कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इनकी जो पहली रचना थी उर्दू में थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में को जमाना पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। किंतु कुछ विद्वानों ने इसे इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को भी माना है। इसका दूसरा नाम कहते हैं कि नहीं, इसका दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं है जो 1907 में जमाना पत्रिका में, बल्कि इसका इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को भी कुछ लोग मानते हैं। ये दोनों कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 और इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908। अब आइए देखते हैं सोजे वतन, जो इनकी जब्त की गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दूसरा है शेख मखमूर, तीसरी कहानी थी यही मेरा वतन है, और चौथी थी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, और इसका हिंदी में इसके दुनिया व हुब्बे वतन, और पांचवी थी इनके सिले मातम, जिसका है हिंदी में नाम है शोक का पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला बिंदु। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के प्रसिद्ध, इनकी जो उसी में कहानी जो संकलित है उसी में से जो एक कहानी है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजनी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखी गई है। डॉक्टर वासुदेव सिंह मानते हैं, अब देखते क्या मानते हैं इनके बारे में प्रेमचंद के, कि प्रेमचंद उपनाम से लिखित उनकी पहली कहानी ममता थी, जो 1912 में जमाना पत्रिका में छपी थी। देखिए एक और है, बच्चन सिंह मानते हैं कोई दूसरी कहानी, और ये जो है पहली सौत कहानी सर्वमान्य रूप से है, और वासुदेव सिंह मानते हैं कि प्रेमचंद उपनाम से जब इन्होंने पहली कहानी लिखी थी उस कहानी का नाम था ममता, जो कि 1912 में जमाना पत्रिका में छपी थी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये उनकी कहानी का नाम है, कहानी संग्रह है, का धरातल अरबी कहानियों से प्रभावित है। दिलफिगार प्रेमी और दिल फरेब प्रेमिका की प्रेम कहानी है, जिसमें उसके माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की आज़ादी के लिए अमर बलिदान का संदेश दिया है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी प्रसिद्ध कथन है, देखते हैं इसके कथन को क्या है, कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन हिफाजत के में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ऐसा उसकी प्रेमिका ने कहा था, लाने के लिए कहा था। कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कुछ लोग पढ़े भी होंगे, ये NTA में भी लगा हुआ है। और इसमें आते हैं, देखते हैं, ये जो है प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को, अगला बिंदु है ये उससे संबंधित नहीं है, इनके नाम से संबंधित है, कि इनको कथा सम्राट की उपाधि दी थी। कथा सम्राट की उपाधि साहित्यकार शरत चंद्र ने दिया था, बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने दिया था, और उपन्यास सम्राट डॉक्टर राजेंद्र यादव ने दिया था। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों लोगों ने अलग अलग शब्द कहा है। उन्होंने, शरत चंद्र ने कहा है कथा सम्राट, और उपन्यास सम्राट कहा है राजेंद्र यादव ने। अब देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। इन्होंने कहा है कि प्रेमचंद अपने युग में, इन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद और उनका युग, ये इनकी एक आलोचनात्मक निबंध है। उसमें लिखा है कि कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना जाता है। अब देखिए एक अंतिम वाक्य है, आइए इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। एक कोटेशन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। और दोस्तों यहीं पर हम विराम लेते हैं और अगला वीडियो बहुत जल्द ही लाएंगे। इसका अगला भाग आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। जय हिंद, जय हिंदी।